नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शांतनु है। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला हूं, लेकिन फिलहाल जयपुर में पढ़ाई करता हूं। आज मैं आपसे एक ऐसी घटना साझा करना चाहता हूं जिसने मेरे पूरे जीवन को झकझोर दिया, मुझे महीनों तक असहाय बना दिया और जिसकी परछाइयां आज भी मेरे साथ हैं। करीब 7-8 साल पहले की बात है। 2015 या 2016 का समय रहा होगा। मैं तब जयपुर में कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। एक सुबह मैं रोज की तरह पढ़ाई के लिए किताबें खोलकर बैठा ही था कि अचानक मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर मेरे पिताजी का नाम चमक रहा था। मैंने कॉल उठाई और उनकी आवाज अभी कानों तक पहुंची ही थी कि उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे मामा जी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, हमें तुरंत बाड़मेर जाना होगा। वह एक ही वाक्य मेरे कानों में हथौड़े की तरह बजा। मुझे लगा जैसे मेरे आसपास की सारी आवाजें गायब हो गई हों। पापा आगे क्या कह रहे थे मुझे सुनाई ही नहीं दिया। फोन कब कट गया मुझे एहसास भी नहीं हुआ। मेरा दिमाग सुन पड़ गया। मैं अपनी कुर्सी से उठकर सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। आंखें छत पर जमी थीं, लेकिन भीतर का शोर बढ़ता जा रहा था। जिस मामा जी के बारे में अभी पिताजी ने बताया था, उनसे तो मेरी पिछली रात ही आधे घंटे तक लंबी बात हुई थी। रात के 10 बजे के करीब हमने फोन पर हंसी मजाक किया, पुराने किस्से याद किए। उनकी आवाज में मुझे कोई परेशानी, कोई बेचैनी महसूस नहीं हुई थी, एक बार भी नहीं। फिर अचानक सुबह 8 बजे उठने के सिर्फ 10 मिनट बाद मुझे यह खबर मिलती है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। मैं बार बार खुद से पूछता रहा, आखिर क्यों? उन्हें ऐसी कौन सी परेशानी थी जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्या उन्होंने यह सब पहले से ही सोच रखा था? क्या पिछली रात की बातचीत उनकी आखिरी कोशिश थी मुझे कुछ कहने की, पर वह कह नहीं पाए? यह सवाल मुझे भीतर तक खा रहा था। पापा ने मुझे आदेश दिया था कि तुरंत पहली ट्रेन पकड़कर बाड़मेर निकल जाऊं। समय बहुत कम था। मैं जैसे तैसे अपना बैग उठाकर स्टेशन पहुंचा। ट्रेन के डिब्बे में बैठते ही खिड़की से बाहर देखते हुए मेरा दिल घबराने लगा। रास्ते भर मेरे दिमाग में मामा जी की छवि घूमती रही, उनकी मुस्कान, उनका सहज स्वभाव और वह आधे घंटे की रात वाली बातचीत, सब कुछ बार बार सामने आता और मुझे तोड़ देता। सफर के बीच पापा का एक और फोन आया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी मम्मी को लेकर ननिहाल निकल चुके हैं, तुम सीधा वहीं पहुंच जाना। फोन रखते ही मेरी छाती भारी हो गई। मैं सोचने लगा कि ननिहाल पहुंचते ही कैसा मंजर होगा। चारों तरफ मातम पसरा होगा और मुझे सबके बीच खड़ा होना पड़ेगा। आज से पहले मैंने कभी किसी मौत का सामना इतने करीब से नहीं किया था, वह भी ऐसी मौत जिसने सबको तोड़कर रख दिया। ट्रेन की खिड़की से बाहर नजरें टिकाए मैं अतीत की तस्वीरों में खो गया। बचपन से अब तक मामा जी के साथ बिताए लम्हे याद आने लगे। उनके साथ गांव की गलियों में खेलना, उनके साथ साइकिल पर बैठकर मेले जाना और कुछ महीने पहले ही उनकी नई नई शादी की तस्वीरें। वे तस्वीरें इतनी ताजा थीं कि यकीन करना मुश्किल था कि वे अब सिर्फ यादें बन चुकी हैं। मेरी आंखों के सामने उनकी शादी की रात घूम गई। दुल्हन के बगल में बैठे वे कितने खुश नजर आ रहे थे। लोगों की भीड़, ढोल ढमाकों की आवाज और उनकी आंखों में झलकता संतोष। उस वक्त कौन सोच सकता था कि कुछ ही समय बाद वह खुद अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेंगे। मेरी सांस भारी हो रही थी। शरीर ट्रेन की सीट पर था, लेकिन मन कहीं और। मैं बार बार अपने आप से कह रहा था, क्यों मामा, आखिर क्यों? पर जवाब किसी को नहीं मिल रहा था। ट्रेन की खटखटाहट, डिब्बे में बैठे लोगों की चुप्पी, सब कुछ जैसे मौत की खामोशी में बदल गया था। मैंने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की कि शायद जब तक मैं गांव पहुंचूंगा तब तक कोई कह देगा कि यह सब गलत फहमी थी, लेकिन दिल के भीतर कहीं गहराई में मैं जानता था कि यह सच है और यही सच मुझे सबसे ज्यादा डरा रहा था। यात्रा का हर मिनट काटना कठिन हो गया था। जैसे जैसे मैं बाड़मेर के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। एक अनजान डर मेरे भीतर घर करता जा रहा था। मुझे पता था जो दृश्य मेरी आंखों के सामने आने वाला है वह मेरे जीवन की सबसे गहरी चोट छोड़ जाएगा। और जब ट्रेन आखिरकार बाड़मेर के स्टेशन पर रुकी, मेरी उंगलियां पसीने से भीग चुकी थीं।
पैरों में अजीब सी झंझनाहट थी। मैं उतरते हुए सिर्फ यही सोच रहा था कि जिस दुनिया को मैं पीछे छोड़कर पढ़ाई करने आया था वह अब कभी वैसी नहीं रहेगी। मेरी जिंदगी का सबसे काला सफर अभी शुरू ही हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शांतनु है। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला हूं, लेकिन इन दिनों जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा हूं। यह कहानी उन्हीं दिनों की है जब मेरी जिंदगी एक ही पल में उलट पुलट हो गई थी। उस समय मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह था कि मामा जी ने ऐसा क्यों किया। उनकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, वह अपने नए जीवन का आनंद भी पूरी तरह नहीं ले पाए थे और इससे पहले ही सब कुछ खत्म कर लिया। ट्रेन के डिब्बे में बैठा मैं सोचता जा रहा था, मेरी मामी का क्या हाल हुआ होगा। उन्होंने अपने आने वाले जीवन के लिए कितने सपने देखे होंगे। एक नया घर, नई जिम्मेदारियां, शायद बच्चे, शायद खुशियों से भरी जिंदगी, और सब कुछ उनके सामने एक झटके में टूट गया। मैंने अपनी हथेलियां कस लीं। दिल बार बार अजीब ढंग से धड़क रहा था। मेरे दिमाग में वही आधी रात की बातचीत घूम रही थी। पिछली रात मामा जी ने खुद मुझे फोन किया था, मैंने नहीं। और उस पूरे आधे घंटे की बातचीत के दौरान मुझे मामी की हंसी या उनकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। यह बात मुझे अब खा रही थी। पहले जब भी मैं फोन करता था, उनके आसपास मामी की हल्की हंसी, चूड़ियों की खनक या उनकी मजाकिया आवाजें आती रहती थीं। मुझे पता होता था कि मैं उनके शादीशुदा समय में बाधा डाल रहा हूं। मामा जी भी हंसते हुए कहते थे, दिन में कॉल कर लिया करो, रात को मामी को गुस्सा आता है। मैं भी जानबूझकर रात को फोन कर देता था, बस थोड़ी शरारत करने के लिए। लेकिन इस बार सब उल्टा था। इस बार उन्होंने खुद देर रात फोन किया था। उनकी आवाज सामान्य लगी, लेकिन अब सोचता हूं तो वह आवाज कुछ खाली सी थी, जैसे शब्द निकल रहे थे लेकिन उनके पीछे कोई जीवन नहीं था। मैंने एक दो बार मामी के बारे में पूछने की सोची भी थी, लेकिन हमारी बातों का रुख बदलता चला गया और वह सवाल मेरे होंठों तक आकर रुक गया। फिर फोन कट गया और मैं सो गया। सुबह उठते ही सब कुछ खत्म हो गया। ट्रेन के सफर में मैं बार बार यही सोचता था कि फोन कटने के बाद आखिर हुआ क्या। लेकिन इन सवालों के जवाब तो मुझे बाड़मेर पहुंचने के बाद ही मिलने वाले थे, और वह भी तब जब किसी को कुछ पता होता। कई घंटे के सफर के बाद मैं आखिर अपने ननिहाल के गांव के पास पहुंच गया। गांव मुख्य सड़क से लगभग 7-8 किलोमीटर अंदर था। वहां तक जाने के लिए आमतौर पर कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी मिल जाती थी, लेकिन उस दिन शायद किस्मत ही खराब थी। न कोई लिफ्ट देने वाला मिला, न कोई परिचित। मैंने अपना बैग कंधे पर डाला और पैदल ही कच्ची सड़क पर चलने लगा। दोपहर की धूप रेत के टीलों पर तेज चमक रही थी। हवा सूखी थी और हर कदम के साथ मेरे जूते में रेत भरती जा रही थी। दूर दूर तक बस पीला सा सूखा परिदृश्य फैला था। मेरे गले में प्यास उतरती जा रही थी, लेकिन मन के भीतर का डर उससे ज्यादा भारी था। मैं तेज कदमों से बढ़ता जा रहा था। मेरे कानों में अपने ही दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। तभी अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे बने एक पुराने कुएं पर पड़ी। कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। मैं ठिठक गया। उस औरत की पीठ मेरी तरफ थी। उसने हल्का सा लाल रंग का घूंघट ओढ़ रखा था। उसके बाल खुले थे और हवा में हिल रहे थे। उसकी कद काठी, उसकी साड़ी का रंग, उसकी खड़ी होने की अदा, सब कुछ मेरी मामी जैसा लग रहा था। मेरे पैरों के नीचे की रेत मानो जम गई हो। मैंने आंखें मली, यह सोचकर कि शायद धूप और थकान की वजह से भ्रम हो रहा है। लेकिन वह वही थी, वही कद, वही ढंग, वही साड़ी जिसमें मैंने मामी को मामा जी की शादी के बाद अक्सर देखा था। मेरे होंठ सूख गए, गला अटक गया। मैं सोचने लगा, मामी यहां कैसे हो सकती हैं? क्या वह मुझे लेने आई हैं? या मैंने धीरे से आवाज लगाई, मामी। मेरी आवाज रेत के मैदान में खो गई। औरत ने सिर नहीं घुमाया, उसने बस कुएं में झांकते हुए हल्का सा झुकाव लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं एक कदम आगे बढ़ा। मेरे जूते के नीचे की रेत की चरमराहट सुनकर वह औरत हल्का सा सीधी हुई, लेकिन अब भी उसने मुंह नहीं घुमाया। हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। मेरे बाजू पर रोमांच खड़ा हो गया। मैं खुद को समझाने लगा, शांतनु, यह कोई और होगी, मामी नहीं।
तुम थके हुए हो, डर में हो, इसलिए भ्रम देख रहे हो। लेकिन भीतर से एक आवाज बार बार कह रही थी, वह मामी ही है। मैंने हिम्मत जुटाई। औरत से कुछ ही कदम की दूरी पर पहुंचकर मैंने फिर आवाज लगाई, मामी, आप यहां। इस बार औरत ने हल्का सा सिर घुमाया। उसका चेहरा अब भी घूंघट में था, लेकिन उसकी चाल, उसका कांपता हुआ हाथ, सब कुछ मामी जैसा था। मैं रुक गया। मेरे कानों में सन्नाटा गूंज रहा था। आसपास कोई नहीं था, बस रेत का मैदान, दूर दूर तक फैली झाड़ियां और यह कुआं। मैंने महसूस किया कि मेरे गले में आवाज ही नहीं निकल रही। मेरा बैग कंधे पर भारी हो गया। मन में सवाल दौड़ रहे थे, यह सच है या सपना? और तभी मुझे याद आया, मामा जी की मौत के बाद मामी तो गांव के घर में होंगी, यहां कैसे? मैंने एक और कदम बढ़ाया। हवा अचानक और भी सूनी हो गई। मेरे कानों में सिर्फ मेरी अपनी सांसों की आवाज थी और उसी क्षण मेरे दिल में एक ठंडा सा डर बैठ गया। यह औरत अगर मामी नहीं है तो कौन है? और अगर मामी ही हैं तो यहां इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हैं? मैं उस ओर बढ़ते हुए सिर्फ यही सोच पा रहा था कि शायद यह सब कुछ मेरी जिंदगी के सबसे डरावने पलों की शुरुआत है। जैसे जैसे मैं ननिहाल के गांव के करीब पहुंचा, मन के भीतर सवालों का तूफान चलता रहा। मैंने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की थी कि कुएं के पास खड़ी वह औरत मेरी मामी नहीं थी। वह सिर्फ थकान, डर और भ्रम का असर था। लेकिन जितना मैं सोचता, उतना ही वह चेहरा, वह साड़ी, वह खड़ी रहने का अंदाज मेरे सामने साफ साफ उभर आता। मन कहता, वह वही थी। मैंने उस ख्याल को झटका और सीधे मामा जी के घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही चीखों और सिसकियों की आवाजें मेरे कानों में गूंज उठीं। घर के आंगन में रिश्तेदारों की भीड़ थी और बीच में फूलों से सजी मामा जी की तस्वीर रखी थी। अगर आपने कभी किसी घर में मौत का मातम देखा है तो समझ सकते हैं कि कैसा माहौल होता है। लेकिन यहाँ कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो शब्दों में समझाना मुश्किल है। मैंने पापा को देखा। उनकी आंखें लाल थीं, मम्मी लगातार रो रही थीं, नाना नानी टूटे हुए लग रहे थे। लेकिन भीड़ में मैं जिस चेहरे को ढूंढ रहा था वह कहीं नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे असली सच्चाई पता चली। मामी तो पिछले 5-6 दिन से इस घर में थी ही नहीं। वह नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने पापा से फुसफुसाते हुए पूछा, तो फिर वो कुएं के पास? पापा ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। क्या? मैंने सिर झुका लिया। उस वक्त माहौल ऐसा था कि मैं उस बारे में कुछ नहीं कह पाया। आगे जो बातें सामने आईं, उन्होंने मुझे और भी हैरान कर दिया। मामा जी मामी के जाने के बाद उन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं कर पाए थे। वे बस घर में चुपचाप रहते और अक्सर अपने कमरे में एक अजीब सी काली किताब लेकर बैठे रहते थे। हर वक्त वही किताब पढ़ते रहते, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। घर वालों ने सोचा कि वह बीवी से झगड़े के बाद पढ़ाई लिखाई या ध्यान लगाने लगे हैं। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि उस किताब में क्या था। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन एक बात सबको खटकती थी, मामा जी कभी इतने चुप नहीं रहे थे। वह हंसने बोलने वाले इंसान थे, लेकिन इन दिनों उनके चेहरे पर अजीब सी खामोशी, जैसे भीतर से खालीपन और आंखों में एक डरावनी चमक दिखाई देती थी। अब सवाल यह था कि मामी कहाँ गई थी। किसी को उनका मायका पता ही नहीं था। जब मामा जी उन्हें पहली बार घर लाए थे, उस दिन दोनों के गले में माला डली हुई थी। उन्होंने सीधे नाना नानी से कहा था, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है, अब यह इस घर की बहू है। नाना नानी ने भी बिना कुछ पूछे मान लिया। आखिर मामा जी उनका इकलौता बेटा था। उनके फैसले को न मानने का साहस किसमें था। धीरे धीरे सबने मामी को स्वीकार कर लिया। लेकिन आज उनकी गैर मौजूदगी ने सबको उलझा दिया। घर में कोई नहीं जानता था कि वह किस गांव की रहने वाली है, किस परिवार से आती है, और यही बात अब सबको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मैं अपने आप से कह रहा था, क्या नाना नानी ने उस दिन गलती की थी? बिना कुछ जाने समझे मामी को अपनाना, क्या वही गलती अब मामा जी की मौत की वजह बन गई? मेरा मन ये सोचते हुए सिहर उठा। अब मामा जी की अंतिम क्रिया का समय आ गया। पर समस्या यह थी कि शादीशुदा आदमी के मरने पर उसकी पत्नी की मौजूदगी कई कर्मकांडों के लिए जरूरी मानी जाती है। लेकिन मामी कहाँ थी, यह किसी को पता नहीं था। आखिरकार बिना उनके घर वालों ने मामा जी का अंतिम संस्कार किया। मैंने उस पूरी प्रक्रिया के दौरान बार बार उस कुएं के पास खड़ी औरत की छवि याद की। क्या सचमुच वह मामी थी?
अगर हाँ तो उन्होंने घर क्यों नहीं लौटकर आंगन में कदम रखा? अगर नहीं तो वह औरत कौन थी जो हूबहू उन्हीं जैसी लग रही थी? लेकिन मैं चुप रहा। उस माहौल में किसी से कुछ कहना मुमकिन नहीं था। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। दोपहर तक रिश्तेदार और पड़ोसी अपने घर लौट गए। घर में अब सिर्फ 5 लोग बचे, मेरे पापा, मम्मी, नाना, नानी और मैं। और दीवार पर टंगी माला छड़ी मामा जी की तस्वीर। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी बहुत बड़ी लग रही थी। चारों ओर धूप थी, लेकिन घर के भीतर ऐसा लगता था जैसे कोई अंधेरा पसरा हो। और मेरे दिल के किसी कोने में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, अगर मामी घर में नहीं थी तो फिर मैंने कुएं के पास किसे देखा था? मामा जी की मौत को 15-20 दिन गुजर चुके थे। घर का माहौल अब भी भारी और उदास था। मैं नाना नानी के साथ ही रह रहा था ताकि उन्हें संभाल सकूं। उम्र और अकेलेपन का बोझ उनके लिए बहुत बड़ा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे समय में सुगंधा मामी का कोई पता ही नहीं चला। नानी हर सुबह आंगन में बैठकर यही सोचती कि शायद आज वह लौट आएंगी। वह कहती उसे जैसे ही पता चलेगा कि उसके पति अब नहीं रहे, वह दौड़ी चली आएगी। उनकी आंखों में उम्मीद तैरती थी, लेकिन दिन दर दिन वह उम्मीद सूखते कुएं की तरह खाली होती गई। न सुगंधा लौटी, न उसकी कोई खबर आई। सच तो यह था कि हम लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। किस गांव से थी, किस परिवार से थी, उसका मायका कहाँ था, कुछ भी नहीं। मामा जी ने कभी घर में जिक्र नहीं किया था और न ही कभी उनके मायके से कोई रिश्तेदार हमारे घर आया था। मानो वह लड़की अचानक कहीं से आई थी और घर की बहू बनकर इस आंगन में उतर आई थी। समय गुजरता रहा और मुझे बेचैनी बढ़ती गई। मैंने नानी से धीरे धीरे बातें निकालनी शुरू की। पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि मामा जी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। नानी ने आह भरी और बोली, बेटा, तेरे मामा और मामी के बीच कुछ दिन पहले एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। कैसा झगड़ा? मैंने तुरंत पूछा। तेरी मामी कहती थी कि रात के वक्त जब तेरा मामा खेतों में पानी देने जाता है तो वह अकेली नहीं रह पाती, उसे डर लगता था। चाहती थी कि तेरा मामा रात को घर पर ही रहे। मैंने हैरानी से कहा, लेकिन खेत में पानी तो रात को ही दिया जा सकता है ना? नानी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, हमारे बाड़मेर में दिन में मिट्टी अंगारों जैसी तपती है। बिना जूतों के पैर रख दो तो छाले पड़ जाएं। रात को ही मिट्टी ठंडी होती है, तभी खेतों में काम किया जाता है। नाना की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए खेत का सारा काम तेरे मामा ही संभालते थे। मैं चुपचाप सुनता रहा। नानी ने आगे कहा, लेकिन तेरी मामी एक रात भी उनके बिना नहीं रह पाती थी। हफ्ते में एक बार जब तेरे मामा खेत जाते, उस रात भी वह लड़ाई करती थी। मेरे भीतर अजीब सी बेचैनी उठी। एक पति जो अपने बूढ़े माँ बाप और परिवार के लिए खेत में मेहनत कर रहा था, और एक पत्नी जो उसके बिना कुछ घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। नानी ने धीरे से कहा, बेटा, जब से तेरी मामी घर छोड़कर गई है तब से तेरा मामा हर वक्त एक मोटी काली किताब पढ़ते रहते थे। उसी के साथ बैठकर लिखते भी रहते थे। मेरे कान चौकन्ने हो गए। काली किताब? कैसी किताब? नानी ने सिर हिलाया। हमें क्या पता, हम अनपढ़ लोग। हमें तो लगता था कि वह अपनी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अब सोचती हूँ वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, वह तो अपनी मौत की तैयारी कर रहा था। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मैं चैन से सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह सुबह ही मैं मामा मामी के कमरे में घुस गया। मन में बस एक ही ख्याल था कि उस डायरी और काली किताब को ढूंढना है। कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई, पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटक गई वह थी, कमरे में मामी का कोई भी निशान नहीं था। कोई तस्वीर, न कोई कपड़ा, न कोई गहना, न ही कोई सामान जिससे लगे कि यहाँ कभी कोई और औरत रहती थी। कमरे में सिर्फ मामा जी की चीजें थीं, उनके कपड़े, उनके कागज, उनके बक्से। दीवारों पर सिर्फ उनके ही फोटो। यहाँ तक कि उनकी और मामी की शादी की एक भी तस्वीर नहीं मिली। मैं हक्का बक्का खड़ा रहा। क्या सच में सुगंधा मामी इस घर की बहू थी, या फिर वह सिर्फ एक परछाई थी जो अचानक आई और अचानक गायब हो गई? मेरे मन में डर की एक गहरी लहर दौड़ गई, क्योंकि अब यह सब किसी सामान्य झगड़े या नाराजगी से बढ़कर लगने लगा था। और उस काली किताब और डायरी में क्या छिपा था, यह सवाल मेरे सीने पर पत्थर की तरह आ गिरा। कमरे की अलमारी की तलाशी लेते लेते अचानक मेरी नजर नीचे पड़ी। वहां एक जगह पर धूल जमी थी और उसी धूल के बीच दबे छुपे मुझे 2 चीजें दिखाई दी। एक मोटी काले रंग की किताब और उसके ऊपर रखी हुई एक पुरानी सी डायरी। मेरे भीतर एक झटका सा लगा। यही तो वह किताब और डायरी होगी जिसके बारे में नानी ने बताया था। मैंने दोनों को उठाया
हाथों में तौलते ही किताब का वजन अजीब सा लगा, मानो ठंडी हो। बिना देर किए मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और सीधा अपने कमरे में आ गया। उस वक्त तक मम्मी पापा जयपुर लौट चुके थे। नानी ने खुद ही उन्हें कहा था, इसको यहीं रहने दो, यह रहेगा तो हमें घर में इतना खालीपन नहीं लगेगा। मुझे लगा था ये छोटा सा काम करके मैं उन्हें सहारा दे रहा हूं, लेकिन आज सोचता हूं तो लगता है कि शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस दिन मैं वहां न रुकता तो शायद मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेती। मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर बंद किया। बाहर दोपहर की धूप थी, लेकिन कमरे के भीतर एक अजीब सी चुप्पी थी। नाना नानी आराम कर रहे थे। मैंने किताब को धीरे से खोला। पहला पन्ना पलटते ही मेरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। किताब किसी साधारण किताब जैसी नहीं थी। उसमें सामान्य शब्द नहीं, बल्कि हर पन्ने पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, लकीरों और चिन्हों से भरे हुए, जिनकी बनावट समझ में नहीं आ रही थी। और हर चित्र के नीचे 4-5 पंक्तियों में कुछ लिखा था, मानो गुप्त निर्देश हों। पहले ही पन्ने पर मोटे अक्षरों में एक नाम लिखा था, कर्ण पिशाचिनी। नाम पढ़ते ही मेरी रीढ़ के नीचे तक ठंडक उतर गई। मैंने नाम को कई बार पढ़ा। मुझे याद आया, मैंने अपने 2-3 दोस्तों से कभी इस नाम के बारे में सुना था, लेकिन हमेशा सोचा था कि यह सब लोक कथाएं होंगी, बनावटी बातें। इस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन यह किताब, यह तो सचमुच मौजूद थी और मामा जी इसे पढ़ रहे थे। क्यों? मैंने खुद को संभाला और पढ़ना शुरू किया। जितना आगे बढ़ा उतना ही किताब में अजीब सी बातें लिखी मिली। कर्ण पिशाचिनी को हासिल करने के तरीकों के बारे में, साधना के बारे में, अनुष्ठानों के बारे में। हर शब्द ऐसा था मानो किसी रहस्यमयी रस्म की तैयारी हो। मेरी आंखें बार बार पन्नों पर टिक जाती। चित्रों में एक औरत की आकृति दिखाई देती, लंबे बालों वाली, काले घूंघट में, आंखें खाली। हर पन्ना पलटने के साथ ही कमरे का तापमान कम होता महसूस होने लगा। गर्मी के बावजूद मुझे हल्की हल्की ठंड लगने लगी। मैंने झट से चद्दर उठाई और अपने कंधों पर डाल ली, लेकिन पढ़ना बंद नहीं किया। 15-20 पन्ने पढ़ते पढ़ते मेरी उंगलियां ठंडी पड़ने लगीं। बाहर दोपहर का वक्त था, लेकिन कमरे में अंधेरा सा महसूस हो रहा था। हवा भारी लग रही थी। मैंने किताब को बंद कर दिया। सांस फूल रही थी। कमरे में पसीना नहीं, बल्कि हल्की सी धुंध सी ठंडक फैल गई थी। मैंने गहरी सांस ली और अपनी आंखें मलते हुए किताब को मेज पर रख दिया। अब बारी थी डायरी की। मामा जी की डायरी किताब के ठीक नीचे रखी हुई थी। साधारण कवर। हाथ में लेते ही ऐसा लगा जैसे यह किसी साधारण इंसान की डायरी नहीं, बल्कि किसी ऐसे आदमी की है जिसने अपनी आखिरी सांसें इसमें लिख दी हों। मैंने उसे खोलने से पहले अपने हाथों को रगड़ा, मानो कुछ ताकत जुटा रहा हूं। बाहर सूखी हवा चल रही थी। कमरे की खिड़की में से छनकर आती रोशनी पतली हो चुकी थी। मैंने डायरी खोली। पहला पन्ना, मामा जी की लिखावट, उनके शब्द, उनके विचार। वही आदमी जिसने कुछ दिन पहले तक मुझसे हंसते हुए बात की थी, अब उसकी लिखी पंक्तियां मेरे सामने थीं। मेरी उंगलियां हल्का हल्का कांप रही थीं। मेरी आंखें डायरी पर थीं, लेकिन दिमाग में बार बार वही नाम गूंज रहा था, कर्ण पिशाचिनी। और तभी मुझे समझ में आने लगा कि शायद मामा जी किस गहरी खाई में उतर चुके थे। कमरे में बैठकर जब मैंने मामा जी की डायरी खोली, तो पहले ही पन्नों से ऐसा लगा जैसे मैं किसी अजनबी की नहीं, बल्कि मनोज मामा की आत्मा के सीधे शब्द पढ़ रहा हूं। वह लिख रहे थे मानो किसी को गवाही दे रहे हों। हर वाक्य उनकी हालत, उनकी चाहतों और उनकी गलती की गंध लिए था। मनोज की डायरी। जैसा मैंने पढ़ा, मेरा नाम मनोज है। मैं बाड़मेर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। कुछ दिनों पहले की बात है। एक रात जब मैं हमेशा की तरह खेत में पानी देने जा रहा था, तो रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे एक साधु जैसा आदमी बैठा मिला। उसकी दाढ़ी घुटनों तक थी, आंखें बंद थीं और वह पूरी तरह किसी गहरे ध्यान में लीन था। मैंने गांव में कभी उसे नहीं देखा था। वह वहां क्या कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर वह अकेला साधना में बैठा था। मेरे मन में हल्की सी डर भी थी, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा थी। उसके बगल में एक बड़ा सा झोला रखा था और झोले के ऊपर एक काले रंग की मोटी किताब।
रात के अंधेरे में भी वह किताब किसी अजीब सी चमक से चमक रही थी। उसके ऊपर एक औरत की तस्वीर बनी थी, लंबा घूंघट, लहराते बाल और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था कर्ण पिशाचिनी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। स्कूल के दिनों में मैंने दोस्तों और गांव के बुजुर्गों से कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना था। वे कहते थे कि जो इसे पाले उसे दूसरों के मन के राज तक पता चल जाते हैं। वह उसे अद्भुत शक्तियां देती है और साथ ही ऐसा शारीरिक सुख भी देती है जिसे दुनिया की कोई औरत नहीं दे सकती। मैंने सोचा यह सब कहानियां होंगी, लेकिन आज वह किताब मेरी आंखों के सामने थी। मेरे भीतर की शरारत और लालच उस रात मुझ पर हावी हो गए। वह साधु ध्यान में डूबा था। मैंने चारों तरफ देखा, चारों ओर सन्नाटा था। हवा में सिर्फ बबूल के पेड़ों की सरसराहट थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसके झोले के पास पहुंचा। मेरी उंगलियां ठंडी हो गईं। मैंने किताब उठाई। वह साधु हिला तक नहीं। मैं किताब लेकर वहां से भाग आया। खेत पहुंचकर मैंने किताब को बबूल के एक पेड़ की टहनी पर रख दिया और अपना काम करने लगा। काम खत्म करने के बाद किताब उठाई और घर ले आया। घर आकर मैंने कई महीनों तक वह किताब पढ़ी। वह बहुत मोटी थी। हर पन्ना किसी गुप्त विद्या की तरह था और मैं हर रात उसे पढ़ता, जैसे उसमें लिखे हर शब्द को अपने भीतर उतार रहा हूं। धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा कि अगर मैं वैसा ही करूं जैसा किताब में लिखा है तो कुछ ही दिनों में मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। मैं सबको अपने वश में कर लूंगा। किताब के चित्रों में वह औरत बार बार उभरती। उसके बाल कंधों से नीचे झूलते, आंखें खाली और होंठों पर एक हल्की मुस्कान। हर रात मैं उसकी तस्वीर देखते हुए सोचता, यह वही है जिसे पाने के बाद मेरा जीवन बदल जाएगा। किताब में लिखा था कि यह सब पाने के लिए पहले मुझे साधना करनी होगी। ऐसी साधना जो कठिन और गंदी थी। जितनी ऊंची चाहतें थीं, उतना ही अंधेरा रास्ता था। मुझे एकांत चाहिए था, जहां कोई मुझे न देखे न रोके। मैंने योजना बनाई। माँ और बाबूजी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। गांव के लोग 4 धाम यात्रा पर जा रहे थे। मैंने कहा, आप भी जाइए, सारा खर्चा मैं करूंगा। मेरे इस प्रस्ताव से वे बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें पैसे भी दिए। वे गांव के बुजुर्गों के साथ बस में बैठकर निकल गए। वह यात्रा 20-25 दिन की थी। अब घर में सिर्फ मैं था, अकेला, और यह किताब। रातें ठंडी थीं। दिन में मैं सामान्य काम करता। रात को अपने कमरे में खुद को बंद करके इस किताब के पन्ने पलटता और हर पन्ने के साथ मैं थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। मैंने डायरी पढ़ते हुए गहरी सांस ली। हर शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पन्ना पलटा। मनोज मामा की लिखावट और भी बेचैन होती जा रही थी। लकीरें टेढ़ी, शब्द टूटे फूटे, लेकिन उनमें पागलपन भरा था। उन्होंने लिखा था, पहले पहले यह सब मजाक लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने साधना के नियम अपनाए, रातों में मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कानों में किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट आती, कभी घर के कोनों में किसी के चलने की आहट। मुझे लगता था कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है, लेकिन मैं रुकता नहीं था। मुझे लगता था जितना डरावना सब हो रहा है, उतना ही मैं लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं। मैंने डायरी बंद की और दीवार से टिक कर बैठ गया। मेरे सीने पर पत्थर सा भार था। मुझे अब सब कुछ समझ आने लगा था। मामा जी ने खुद को नहीं मारा था। वह धीरे धीरे किसी और के जाल में फंसते चले गए थे, और शायद वही किसी और अब भी यहां कहीं था। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चली। बाहर दोपहर का सूरज जल रहा था, लेकिन भीतर एक अजीब ठंडक थी। मेरे कानों में जैसे किसी महिला की बहुत धीमी आवाज आई। मैंने डायरी को कसकर पकड़ा और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ, इस घर में मैं अकेला नहीं हूं। कमरा भीतर से बंद था। बाहर झुलसती दोपहर थी, लेकिन मेरी हथेलियां ठंडी पड़ रही थीं। मामा जी की डायरी मेरे सामने खुली थी और हर पन्ने से उनके शब्द, उनकी सांसें और उनका पागलपन मेरे भीतर उतर रहा था। मनोज की डायरी, वह हिस्सा जिसे पढ़कर सब समझ आया। माँ बाबूजी के जाने के बाद घर में मेरे पास पूरे 20-22 दिन का समय था। यही वह समय था जब मैं
जिसमें मैंने तय किया कि कर्ण पिशाचिनी की साधना करूंगा। किताब में लिखा था कि यह साधना 13 रातों की है, 13 रातें और हर रात एक नया चरण। 13वें दिन वह मेरे सामने प्रकट होगी। जिस दिन माँ बाबूजी चारधाम के लिए निकले, उसी दिन मैं बाजार गया। वहां से वह सब सामान खरीदा जो किताब में साधना के लिए लिखा था। धूप डलते ही मैं घर लौटा और अपने दिमाग में योजना पूरी कर ली। किताब में साफ लिखा था कि इन 13 दिनों में मुझे किसी इंसान से मिलना नहीं है, घर से बाहर नहीं जाना है और न ही किसी को घर के अंदर आने देना है। यह साधना पूरी तरह अकेले रहकर करनी होगी। मैंने चाल चली। पहले घर की 4 दीवारी लांघकर बाहर गया। चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर मैंने घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया। यह ताला सबको दिखाता कि मैं भी माँ बाबूजी के साथ चला गया हूँ। फिर से दीवार लांघकर घर के अंदर आ गया। अब कोई भी अगर आएगा तो समझेगा कि घर खाली है। इस तरह मेरी साधना में कोई बाधा नहीं आएगी। पहली रात जब मैंने साधना शुरू की तो सब आसान लगा। मैं किताब में लिखे मंत्र पढ़ता, हवन करता और महसूस करता कि कुछ बदल रहा है। पहले 3 दिन सब ठीक चला, लेकिन चौथे दिन से सब बदलने लगा। किताब में लिखा था साधक को चौथे दिन से मरे हुए जानवरों का मांस खाना होगा और 10वें दिन तक ऐसा करना होगा। 11वें दिन से 13वें दिन तक साधक को अपना ही मलमूत्र भक्षण करना होगा। जो साधक यह सब गंदा या अपवित्र मानता है, उसे कर्ण पिशाचिनी नहीं बल्कि एक राक्षसी मिलती है जो उसका जीवन नर्क बना देती है। लेकिन जो साधक पूरे मन से सब स्वीकार कर लेता है, उसे कर्ण पिशाचिनी मिलती है, एक अप्सरा जैसी, जिसकी जवानी और शक्ति दुनिया की हर औरत को मात देती है। मैंने पढ़ते ही गहरी सांस ली। गंदगी, खून, सड़ांत सब मेरे मन में आया, लेकिन फिर मेरे भीतर लालच ने जगह बना ली। मैंने सोचा, अगर इतना करके मुझे वह शक्ति मिल जाए तो मैं सब सह लूंगा, और मैं कर गया। चौथे दिन से 10वें दिन तक मैंने हवन कुंड में जिंदा जानवरों को मारा, उनका मांस पकाया और खाया। हर कौर गले में फंसता, लेकिन मैं आंखें बंद करके निगलता। धीरे धीरे वह स्वाद मुझे विचित्र लगने लगा, जैसे मैं किसी और का नहीं, अपना ही शरीर खा रहा हूं। 11वें दिन से 13वें दिन तक मैंने किताब के आदेशानुसार अपने ही मल और मूत्र को इकट्ठा करके खाना शुरू किया। मेरे अंदर घिन का तूफान था, लेकिन डर और लालच उससे बड़ा था। मुझे लगता था अगर मैं बीच में रुक गया तो राक्षसी मुझे खा जाएगी। 13वीं रात मैं आखिरी बार वहीं कर रहा था। हर कौर मेरे गले में जहर की तरह उतर रहा था। अचानक मेरे शरीर में एक बेचैनी दौड़ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं हवन कुंड के पास फड़फड़ाता हुआ गिर पड़ा, जैसे कोई मरता हुआ कबूतर। मैंने आंखें बंद कर लीं और तभी सपना शुरू हुआ। सपने में मैंने उसी बबूल के पेड़ को देखा जिसके नीचे मैंने पहली बार वह किताब रखी थी। पेड़ के पीछे से एक औरत निकली। वह इतनी सुंदर थी कि उसका हर अंग आग की लपटों की तरह चमक रहा था। उसका यौवन ऐसा था कि किसी भी पुरुष की सांस रुक जाए। उसकी आंखें काली थीं, लेकिन उनमें अजीब सी गहराई थी। वह धीरे धीरे चलती हुई गांव के रास्ते से मेरे घर के दरवाजे तक आई। उसके कदम रेत पर ऐसे पड़ते थे मानो कोई संगीत बज रहा हो। वह दरवाजे पर आकर रुक गई। बाहर मेरा लगाया हुआ ताला लटका था। उसने ताले को देखा, फिर हाथ उठाकर दरवाजे को खटखटाने लगी। ठक 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 ठक। मैं सपने में भीतर से उसे देख रहा था। घर में बाहर की तरफ 2 ताले लगे थे। वह यह देखकर भी बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ और। मैंने दरवाजे के भीतर से चीखना चाहा, कौन हो तुम? लेकिन आवाज नहीं निकली। वह लगातार दरवाजा खटखटाती रही। सपने का सन्नाटा, उसका खटखटाना और मेरे भीतर का डर सब मिलकर मेरे सीने में ठंडक भरते जा रहे थे। और तभी मैं हड़बड़ाकर डायरी बंद कर देता हूं। कमरे में लौटकर मैं महसूस करता हूं, बाहर धूप है लेकिन भीतर ठंडक है। मेरे कानों में जैसे किसी के दरवाजा खटखटाने की बहुत धीमी आवाज गूंज रही है। मैंने डायरी से नजरें उठाईं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि आवाज कमरे में गूंज रही थी। अब मुझे साफ समझ आ रहा था, मामा जी ने खुद को नहीं मारा,
उन्होंने किसी ऐसी चीज को बुलाया था जिसके साथ वह आखिरी 13 रातें बिताने वाले थे, और शायद वही चीज अब इस घर में भी घूम रही थी। मेरे गले में आवाज नहीं थी, लेकिन दिमाग में वही खटखटाहट गूंज रही थी। ठक ठक ठक। कमरा बंद था, बाहर गांव सो रहा था, और मैं डायरी पढ़ते हुए जिस दुनिया में उतर चुका था वह अचानक मेरी अपनी दुनिया बन गई। मनोज मामा के शब्द जैसे मेरे कानों में फुसफुसाने लगे, और मैं उनकी आंखों से वह सब देखने लगा जो उन्होंने लिखा था। डायरी, मनोज की लिखावट, जैसा मैंने पढ़ा। 13वीं रात। मैंने अपने दरवाजे पर लगी ठक ठक की आवाज से आंखें खोली। यह सपना नहीं था। खटखटाहट अब मेरे कानों में असल में गूंज रही थी। मेरा शरीर साधना के बाद टूट चुका था। मलमूत्र, खून और गंदगी में लथपथ मैं बिस्तर पर पड़ा था। फिर भी खटखटाहट सुनकर जैसे मेरे भीतर नई जान आ गई। मैंने सोचा, यह वही होगी, वही जिसके लिए मैंने यह सब किया। कांपते हाथों से मैं दीवार पर रखा छोटा सा टेबल खींचकर दरवाजे के पास लाया। टेबल पर चढ़कर दीवार के ऊपर से बाहर झांका, और वह वहां थी। रात के 2:30 बजे का समय था। पूरा गांव नींद में डूबा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज तेज होती जा रही थी, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी वह औरत, वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान, ऐसी मुस्कान मैंने कभी नहीं देखी थी। एकदम कोमल, लेकिन भीतर कहीं कुछ अंधेरा लिए हुए। उसके बाल खुले थे। आंखें मेरी आंखों से टकराईं और मेरे भीतर की सारी हिम्मत टूट गई। मैंने उसे चाबी पकड़ा दी। बिना कुछ कहे उसने ताला खोला, घर में दाखिल हुई और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। उसके आते ही कमरे की हवा बदल गई। चारों ओर एक अजीब सी खुशबू फैल गई, मीठी, गाढ़ी, जो मेरे नथुनों में उतरकर मेरे सीने को हल्का कर रही थी। मैं मलमूत्र में लिपटा था, लेकिन उसके पास आते ही मेरे शरीर की गंध बदलने लगी। मेरी घिन, मेरी गंदगी जैसे हवा में घुल गई। वह मेरे बिल्कुल पास आई। उसकी बाहें मेरे चारों ओर फैल गईं। उसकी त्वचा ठंडी थी, लेकिन स्पर्श में आग जैसी। उसने मेरे शरीर को अपने से रगड़ा। हर स्पर्श के साथ मेरी गंदगी किसी अजीब सुगंध में बदलती जा रही थी। मेरा सिर हल्का हो गया। उसके बाल मेरे चेहरे पर पड़े, उसकी सांसें मेरी गर्दन पर। मैंने पहले कभी ऐसी जवानी को इतना पास से नहीं देखा था। उसका हर अंग, हर रेखा किसी नशे जैसी थी। उसकी कमर चिकनी, उसकी नाभि गहरी, उसकी मुस्कुराहट में किसी जादू की पंखुड़ियां थीं। मैं उसे देख रहा था और भीतर ही भीतर घुलता जा रहा था। वह मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाई, यहीं खड़े खड़े करोगे या कमरे के अंदर चलोगे? मैं हकलाया, मैं तो गंदा हूं। वह हंसती, उसकी हंसी में घंटियों जैसी खनक थी। चलो, मैं तुम्हें स्नान करवाती हूं। वह मेरा हाथ पकड़कर भीतर के स्नान घर में ले गई। मैंने वहां देखा, हमारे घर के बर्तन, बाल्टियां, सब दूध और शहद से भरी थीं। उन पर गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थीं। उसने मुझे बिठाया, अपने हाथों से मेरा शरीर धोया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर चलती तो जैसे हर गंदगी, हर पाप पिघलने लगता। वह भी भीग चुकी थी। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। कपड़ों के पीछे उसका शरीर किसी तराशी हुई मूर्ति जैसा दिख रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं खुद को रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाया। स्नान के बाद उसने मुझे खींचा, मेरा हाथ थामकर मुझे मेरे कमरे में ले गई। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। बिस्तर पर लेटते ही उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं कुछ करने ही वाला था कि उसने खुद ही मुझे दबोच लिया। उसका हर स्पर्श भूख की तरह था। वह मेरे ऊपर ऐसे झुक रही थी जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान पानी पर टूट पड़ा हो। मैंने खुद को छोड़ दिया। मेरे शरीर का बस एक हिस्सा था जो ढीला नहीं हुआ था, और वह उसी हिस्से को अपने में समेट रही थी। उसकी हर हरकत, उसकी हर सांस, उसकी हर आवाज, सब किसी जन्नत की झूठी झलक जैसी थी। मुझे लगा मैं किसी हूर के साथ हूं, लेकिन उसके होंठों के नीचे, उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडक थी। एक अंधेरा था जो मुझे पकड़ रहा था। उस रात जब वह मुझे अपने पास खींच रही थी, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने जो चाहा था, जो सोचा था, वह किसी जन्नत का रास्ता नहीं, किसी गहरी खाई का द्वार था। मैंने डायरी से नजरें उठाईं। कमरे में वही मीठी सी, गाढ़ी सी खुशबू थी, और दीवार के पार, कहीं बहुत पास, किसी के पैरों की आहट थी। मैंने पन्ना पलटा और मनोज मामा की लिखावट कांपते हुए शब्दों में आगे बढ़ रही थी। जैसे वह रात अब उनके लिए सुख नहीं, डर बन चुकी थी।
कमरा जैसे घना और भारी हो गया था। मामा जी की डायरी के शब्द अब महज शब्द नहीं लग रहे थे, वे चित्र बनकर मेरी आंखों के सामने उतर रहे थे। हर वाक्य, हर वाक्यांश एक दृश्य था। उनका आखिरी दौर, उनकी हालत, उनका पतन, मनोज की डायरी, वह हिस्सा जैसा मैंने पढ़ा। 13वीं रात के बाद से सब कुछ बदल गया। वह पहली रात जब वह आई, मेरे लिए जैसे कोई सपना थी। उसने मेरी सारी ताकत निचोड़ ली, लेकिन मुझे लगा मैं स्वर्ग में हूं। उसके बाद भी हर रात वह आई। हर रात उसने अपने हिसाब से मुझे अपने भीतर समेट लिया। मैं अब सिर्फ एक शरीर रह गया था। वह सब कुछ खुद करती। मेरे हाथ, मेरा शरीर जैसे उसका खिलौना बन गया। कभी कभी उसकी आंखों में एक जंगली चमक होती थी। उसका स्पर्श मीठा भी था, दर्दनाक भी। वह अपने नाखूनों से मुझे काटती, अपने दांतों से मेरी त्वचा पर निशान बनाती। उस वक्त मुझे यह सब सुख जैसा लगता, लेकिन सुबह होते होते घावों की जलन महसूस होती। हर सुबह वह गायब हो जाती। मेरे पास बस उसके छोड़े हुए निशान और उसके रखे हुए चीजें रहती। कभी दूध का गिलास, कभी हल्दी का लेप। मैं वहीं पीता, वहीं लगाता और दिन भर अपने कमरे में टूटे हुए बेसुध पड़ा रहता। दिन में कोई बात करने वाला नहीं था। मैं घर में बंद था। माँ बाबूजी तीर्थ यात्रा पर थे। 10 रातें बीत गईं। मैं उसका इतना आदी हो गया कि दिन में भी उसका इंतजार करने लगा। एक रात जब वह मेरे ऊपर झुकी थी, मैंने हंसते हुए कहा, तुम सिर्फ रात को क्यों आती हो? दिन में भी मेरे पास रहा करो। वह रुक गई। मेरे ऊपर बैठी बैठी उसने सिर उठाया और मेरे चेहरे पर देखा। उसकी मुस्कान कुटिल हो गई। फिर उसने और तेजी से मुझे जकड़ लिया। उसकी सांसें गर्म थीं, उसकी आंखें गहरी। वह बोलती नहीं, बस मुस्कुराती रही और मेरे शरीर को अपने में लपेटती रही। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं बेड पर सीधा पड़ा था। उसके सिर ने मेरे सीने पर जगह बना ली थी। उसके हाथ मेरी देह के चारों ओर थे। पहली बार वह सुबह के उजाले में भी वहीं थी। मैंने उसके बालों में उंगलियां फिराईं। मेरे भीतर अचानक डर उठा। माँ बाबूजी आने वाले थे। ये सब कैसे छिपाऊं? मैंने उससे पूछा, तुम्हें किस नाम से पुकारूं? उसने कहा, तुम्हें जो नाम अच्छा लगे वही बुलाओ। मैं उसके और करीब गया। उसकी त्वचा से उठती सुगंध मेरी सांसों में भर गई। वही गाढ़ी, मीठी नशे जैसी खुशबू। मैंने आंखें बंद की और कहा, सुगंधा। मैं तुम्हें सुगंधा कहूंगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। उस दिन से वह मेरे लिए सुगंधा हो गई। लेकिन मेरे मन में डर था। माँ बाबूजी लौटने वाले थे। उनके लौटने के बाद मैं सुगंधा को कैसे बुलाऊंगा? हमने साथ में योजना बनाई। उसने अपनी शक्तियों से घर के हर कोने को साफ कर दिया। मलमूत्र, मरे हुए जानवर, गंदगी, सब गायब। दीवारें, फर्श, सब वैसे ही जैसे पहले थे। माँ बाबूजी के लौटने से ठीक पहले घर चमकने लगा। दिन में मैं उनके सामने घर का काम करता दिखता, लेकिन असल में काम वह करती थी। मैं सिर्फ दिखावा करता था। रात को माँ बाबूजी सो जाते और मैं भीतर भीतर इंतजार करता। क्या वह आएगी? क्या वह अब भी दरवाजे पर खटखटाएगी? मैंने डायरी पढ़ते पढ़ते पन्ना पलटा। शब्द थरथरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मामा जी हर रात थोड़ा थोड़ा मरते जा रहे थे और साथ ही उस चीज के और गहरे चंगुल में फंसते जा रहे थे। कमरे में अजीब सी नमी थी। बाहर अंधेरा घिरने लगा था। मुझे लगा मैंने भी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की बहुत धीमी आवाज सुनी। मेरे हाथ डायरी के पन्नों पर थे, लेकिन मेरी सांसें कमरे की हवा को टटोल रही थीं। कहीं वह वही तो नहीं जिसके बारे में यह सब लिखा है? कमरा अब सिर्फ कमरे जैसा नहीं रह गया था। वह जैसे मामा जी की जिंदगी का जीवित गवाह बन चुका था। उनकी डायरी के शब्द मेरे सामने थे, लेकिन वे शब्द पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता था जैसे मैं खुद वही सब देख रहा हूं। मनोज की डायरी, वह हिस्सा जैसा मैंने पढ़ा। सुगंधा के साथ मेरा रिश्ता अब किसी साधारण पति पत्नी के रिश्ते जैसा नहीं रह गया था। वह रात को आती और हमारी सांसें, हमारी आवाजें, हमारी सिसकारियां इतनी ऊंची होती कि मुझे डर लगता माँ बाबूजी जाग जाएंगे। इसीलिए मैंने नई चाल चली। हर रात खेत में जाने का बहाना बनाकर मैं घर से निकलता। गांव की गलियों में कुत्ते भौंकते रहते। अंधेरे में बबूल के पेड़ की परछाई फैल जाती और मैं और सुगंधा उसी बबूल के पेड़ के नीचे अपने शरीरों को मिलाते। जिस पेड़ पर मैंने पहली बार वह किताब रखी थी, उसी पेड़ के नीचे मैं हर रात सुगंधा के साथ था। लेकिन एक रात उसने कहा, कब तक इन कांटों में, इन झाड़ियों में अपना शरीर घिसते रहोगे? मुझे तुम्हारे घर का मुलायम चाहिए।
मुझे तुम्हारे कमरे की छत चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन अब मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद मैं बाजार गया, 2 माला खरीदी, एक अपने गले में डाली, एक उसके गले में, और उसे लेकर सीधे घर आया। माँ बाबूजी के सामने खड़ा हुआ। वे दोनों हमें देखकर चौंक गए। बाबूजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में मुझसे पूछा, यह कौन है? ये तुम्हारे साथ यहां कैसे? मैंने उन्हें समझाया, बहुत देर तक समझाया, और आखिरकार उन्होंने हार मान ली। उन्होंने सुगंधा को अपनी बहू मान लिया। सुगंधा दिन में उनके सामने सीधी सादी, शांत रहती, माँ बाबूजी का ध्यान रखती, उनका हाथ पकड़कर बातें करती। लेकिन उसकी एक ही शर्त थी, रात को वह अपने पूरे हक की मांग करती। पहले पहल यह सब मुझे सुख जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे मेरा शरीर टूटने लगा। हर रात वह मुझसे 8-10 बार तक सब कुछ करवाती। वह मुझ पर चढ़ जाती, मेरे शरीर को अपने नाखूनों और दांतों से काटती, नोचती। उस वक्त उसका स्पर्श नशे जैसा लगता, लेकिन सुबह होते होते घाव जलने लगते। मेरा शरीर पतला होता जा रहा था, मेरी ताकत खत्म हो रही थी। मेरे हाथ पांव में अजीब सी कमजोरी रहने लगी। चलते चलते सांस फूल जाती, खांसता तो सीने में दर्द होता। और सुगंधा, वह पहले से भी ज्यादा भरी पूरी, आकर्षक, जवान होती जा रही थी। उसकी त्वचा चमकती थी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक रहती, जैसे हर रात मेरा रक्त, मेरी ऊर्जा पीकर वह और मजबूत हो रही हो। मैं दिन में माँ बाबूजी के सामने नहा भी नहीं पाता था। मेरे शरीर पर उसके दांतों और नाखूनों के निशान थे। कोई देखता तो सोचता कि किसी ने मुझे पीटा है। मैं कई बार कोशिश करता कि उसे नीचे लाकर अपने तरीके से सब करूं, लेकिन वह मना कर देती। उसकी आवाज ठंडी होती, अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना होगा। मैं चुप हो जाता। उसे खोने का डर मुझ पर हावी था, लेकिन मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। पहले जहां 8-10 बार सब हो जाता, अब मुश्किल से एक बार ही हो पाता। मैं बेसुध होकर गिर जाता। सुगंधा की आंखों में गुस्सा बढ़ने लगा। उसकी आवाज अब ऊंची होने लगी। वह घर का काम भी ठीक से नहीं करती। कभी कभी माँ बाबूजी पर भी ऊंची आवाज में बोल देती। माँ बाबूजी को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे भीतर ऐसा लगता था जैसे मैं सूख गया हूँ, कांटे जैसा हो गया हूँ। मेरी आत्मा धीरे धीरे मेरे शरीर से खिसक रही थी। और सुगंधा, वह हर रात पहले से भी ज्यादा भूखी लगती थी। मैंने डायरी बंद कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मामा जी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। कमरे के कोने में सन्नाटा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीमी सी सांस मेरी पीठ के पीछे से गुजर गई हो। मैंने डायरी पर हाथ रखा और पहली बार मुझे सचमुच यह एहसास हुआ कि मामा जी की मौत कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी। वह धीरे धीरे हर रात किसी और के हाथों से खाली कर दिए गए थे। कमरा जैसे फिर से भारी हो गया। डायरी में मनोज मामा के शब्द अब किसी पागल आदमी के नहीं, किसी फंसे हुए इंसान के थे, जो समझ रहा था कि वह किस गहराई में उतर चुका है, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं था। मनोज की डायरी, वह हिस्सा जैसा मैंने पढ़ा। सुगंधा अब मेरे हर शब्द के ऊपर हावी हो चुकी थी। मैंने कई बार उससे कहा, मैं अपने शरीर को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, थोड़ा आराम दो। लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं सुनती। चाहे मुझे बुखार हो, चाहे मेरा शरीर कांप रहा हो, रात को वह बिना संभोग किए नहीं रहती थी। मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यह कोई साधारण औरत नहीं है, यह वही है, कर्णपिशाचिनी। मैंने उसकी साधना करके उसे बुला तो लिया, लेकिन अब वह मेरी नहीं, मैं उसका हो गया हूं। किताब में सिर्फ उसे पाने की विधि थी। उसे रोकने, काबू करने या उससे छुटकारा पाने की कोई विधि नहीं थी। मैंने सोचना शुरू किया, शायद उसे संभोग से ही बांधा जा सकता है। जितना मैं उसे संतुष्ट करूंगा, उतना वह मेरी गुलाम बनेगी। जितना मैं चूकूंगा, उतना वह मुझ पर हावी होगी। लेकिन मेरा शरीर अब हर रात टूटने लगा था। उसके हुस्न का असर ऐसा था कि चाहे मेरे शरीर में कितनी भी थकान हो, उसके पास जाते ही मेरे भीतर फिर उत्तेजना भर जाती, जैसे कोई नशा। और वह हर बार जो कुछ बचा होता, उसे भी निचोड़ कर रख देती। मैं अब यह भी समझ गया था कि वह मुझे अपने अलावा किसी और के पास नहीं देख सकती। माँ बाबूजी को छोड़कर अगर कोई मुझे छूता या मेरे पास आता, तो उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटता। कोई हल्का हादसा, कोई बुरी तकलीफ। मुझे अंदाजा नहीं था कि अगर मैं खुद जानबूझकर यह गलती कर दूं तो मेरे साथ क्या होगा, लेकिन वही हुआ।
धीरे धीरे मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया कि मुझे डर लगने लगा कि मैं उसके सामने किसी रात बेहोश होकर मर जाऊंगा। मैंने ये बात अपने एक दोस्त को बताई। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि मेरी बीवी रात को 8-10 बार चाहती है। शादी के बाद शुरू में मैं कर लेता था, लेकिन अब एक बार से ज्यादा नहीं हो पाता। उसने मुझे पास के गांव के एक हकीम का पता दिया। मैं दिन के वक्त चुपके से वहां गया। मैंने हकीम साहब को सब कुछ बताया, बस ये नहीं बताया कि मेरी बीवी कर्ण पिशाचिनी है। मैंने कहा, मेरी बीवी बहुत मांग करती है, मैं अब नहीं कर पा रहा, मुझे दवाई चाहिए। उन्होंने मुझे गौर से देखा। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा सवाल था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने मुझे 5-10 दिन के लिए कुछ दवाइयां दी। कहा, इन्हें दूध के साथ लेना, ताकत लौट आएगी। मैं दवाइयां लेकर घर लौट आया। रात को जब मैं सुगंधा के पास गया, उसके शरीर की खुशबू और गर्माहट पहले जैसी थी, लेकिन मेरे अंदर डर था। अगर उसे पता चल गया कि मैं किसी और से सलाह लेकर आया हूं तो वह क्या करेगी। मैंने डायरी बंद कर दी। कमरे में हवा भारी थी, जैसे वहां भी किसी की मौजूदगी हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। पन्ने पर मामा जी की लिखावट में वह पहली बार साफ दिखा। एक आदमी जो पहले लालच में फंसा, फिर शरीर से खाली हुआ, फिर डर के मारे किसी हकीम तक गया और अब किसी गलती की ओर बढ़ रहा था जिससे सब कुछ बदलने वाला था। कमरे में हल्की सी खटखटाहट गूंजी, इतनी धीमी कि जैसे कोई मेरी सांसों के भीतर से निकल रही हो। मुझे लगा जैसे मामा जी की डायरी का अगला पन्ना उस गलती का गवाह बनने वाला है। कमरा अब और भी सर्द लगने लगा था। मामा जी की डायरी का यह हिस्सा पढ़ते हुए मेरे गले में कड़वाहट भर गई। उनके शब्द अब लालच और वासना से भीगे हुए थे और मैं महसूस कर रहा था कि यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। मनोज की डायरी, वह हिस्सा जैसा मैंने पढ़ा। हकीम साहब की दी हुई दवाइयों ने कमाल कर दिया। 5-7 दिन में ही मेरे भीतर फिर से वही पुरानी ताकत लौटने लगी। पहले जहां मैं एक बार में ही चुक जाता था, अब मैं 3-4 बार तक कर पाता था। मैं फिर से हकीम के पास गया। उन्होंने कहा, अच्छा असर है, इसे जारी रखो, कुछ ही हफ्तों में तुम बिल्कुल पहले जैसे हो जाओगे। मैंने दवाइयां पौर ली। 15-20 दिन तक दवाइयां लेने के बाद मैं पहले जैसा लगने लगा था। अब खाना पीना भी मुझे लग रहा था। मेरे चेहरे पर चमक लौट आई थी। इसी बीच मुझे खबर मिली, गांव के बंसी चाचा की बेटी पूजा शहर से पढ़ाई करके वापस लौटी है। पूजा, मेरा बचपन, उसका नाम सुनते ही मेरे भीतर अजीब सी हलचल हुई। मैं उसके घर गया। उसने मुझे देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। इतने सालों बाद हम मिले, बातें शुरू हुई, हंसी मजाक हुआ। धीरे धीरे मैं रोज ही उससे मिलने जाने लगा। सुगंधा को मैंने कुछ नहीं बताया। उससे कहा बस कि दोस्तों से मिलने जा रहा हूं, लेकिन मेरे भीतर मैं जानता था यह सिर्फ दोस्ती नहीं है। जब पूजा शहर गई थी, उससे पहले हमारे बीच वो सब हुआ था जो दो जवान शरीरों के बीच होता है। वो छुपे हुए पल, वो चोरी के लम्हे। अब उसे सामने देखकर मेरी वही पुरानी आग फिर से जल उठी और पूजा भी मेरी आंखों में सब पड़ रही थी। कई साल बाद वह और भी ज्यादा खिल गई थी। उसका शरीर अब सुगंधा जैसा आकर्षक और मनमोहक था। एक दिन मैंने उससे कहा, चलो खेतों की तरफ चलते हैं। दोपहर का समय था। खेतों में फसल नहीं, बस रेत के टीले फैले थे। चारों तरफ सूना और सुनसान। वहीं उस तपती रेत के बीच हमारी जवानी फिर बेकाबू हो गई। हमने अपनी सारी शर्म और झिझक उतार फेंकी। कई सालों बाद मैं फिर से पूजा की आगोश में था। उसका स्पर्श मेरे लिए नया था, अलग था, क्योंकि सच यह था, रोज रोज एक ही शरीर से मिलते मिलते मेरा मन उब चुका था। सुगंधा के साथ हर रात वही प्यास, वही नशा। अब उसमें कुछ नया नहीं था। पूजा ने मुझे बाहों में भरते हुए कहा, शहर में रहते हुए मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी। कई बार तुम्हें याद किया। सोचा था गांव लौटूंगी तो मौका मिलेगा, लेकिन तुमने तो पहले ही पहल कर दी। मैं हंस दिया। फिर उसने गंभीर होकर पूछा, सुना है तुम्हारी शादी हो गई है? तो अब शादी के बाद भी ये सब क्यों? तुम्हें तो हर रात सब कुछ मिलता होगा, फिर भी इतनी भूख? मैंने हंसते हुए कहा, हर रोज एक ही तरह की सब्जी खाकर इंसान बोर हो जाता है। मेरी बात सुनकर वह भी हंसने लगी। उस पल हम दोनों बेकाबू थे। लेकिन जिस दिन हमने यह सब दोपहर को किया, उसी दिन से मैंने अनजाने में वह गलती कर दी थी जिसकी सजा मुझे जिंदगी और मौत के बीच चुकानी थी। मैंने पन्ना पलटने से पहले हाथ रोक लिया। मेरे कानों में जैसे किसी औरत की हल्की सी हंसी गूंजी। खामोश लेकिन कटु कमरे की हवा अब और भी भारी हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मामा जी की असली तबाही अब शुरू होने वाली थी। कमरे की हवा इस हिस्से को पढ़ते ही जैसे मेरे चारों तरफ जम गई। मामा जी की डायरी अब महज एक कहानी नहीं रह गई थी। ये उनकी आखिरी रातों की चीख थी।
मनोज की डायरी। वह हिस्सा जैसा मैंने पढ़ा। सुगंधा का स्वभाव अब बदला हुआ था। वह अब और भी गुस्सैल हो गई थी। रात को जब वह मेरे ऊपर आती, उसके भीतर जैसे कोई प्यास पूरी नहीं होती थी। 8-10 बार के बाद भी उसकी भूख खत्म नहीं होती। मेरे दर्द, मेरी तकलीफ, मेरी सांसें, इन सब से उसे कोई मतलब नहीं रह गया था। 15-20 दिन पूजा से चोरी छिपे मिलने का सिलसिला चलता रहा। मैं सोचता रहा कि हकीम की दवाइयों ने मुझे संभाल रखा है, लेकिन असल में मैं सिर्फ आग में घी डाल रहा था। फिर एक रात सब बदल गया। हमेशा की तरह वह मेरे ऊपर थी। उसकी सांसें तेज थीं। अचानक उसने अपने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा। उसका सुनहरा मादक चेहरा धीरे धीरे किसी और ही चीज में बदलने लगा। उसकी त्वचा पर काली मोटी नसें उभर आईं। उन नसों में काले रंग का खून दौड़ता हुआ साफ दिख रहा था। उसकी महक, जो अब तक मुझे नशा देती थी, अचानक सड़ांत जैसी हो गई। हवा भारी हो गई। मेरे ऊपर उसका वजन ऐसा लगा जैसे किसी ठंडे पत्थर ने मुझे दबा लिया हो। मैं हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं थी। उसकी चमड़ी जले हुए मांस जैसी हो गई थी। जगह जगह से काले खून की बूंदें टपककर मेरे सीने पर गिर रही थीं। वह अब औरत नहीं, किसी चुड़ैल, किसी डायन का रूप बन चुकी थी। उसकी आवाज बदल गई, गहरी, भारी, घुरघुराती हुई। मैंने तुम्हें कहा था, वह गर्जी। मेरे अलावा किसी और की तरफ नजर मत उठाना। मैंने तुम्हें सुख देने में कौन सी कमी छोड़ी थी जो तुम उस लड़की के मुंह लग गए। उसकी आवाज मेरे कानों के भीतर चाकू की तरह चुभ रही थी। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मैं सिर्फ उसकी आंखों में देख रहा था, 2 काले गहरे कुएं जिनमें मेरी जान खिंचती जा रही थी। और फिर उसने कहा, अगर फिर से गलती की तो वही हाल करूंगी जो मैंने तुम्हारी दोस्त पूजा का किया है। उसके मुंह से यह सुनते ही मेरे दिमाग में तूफान मच गया। पूजा, उसने पूजा के साथ क्या किया? मुझे याद आया, आज से पहले जिसने भी मुझे छुआ था, माँ बाबूजी को छोड़कर उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई थी। किसी का हाथ जल गया, किसी को बुखार चढ़ गया। मैंने सुगंधा से विनती की थी कि माँ बाबूजी को कुछ न करे। वह मान गई थी। लेकिन पूजा, मैंने जानबूझकर उसके करीब गया। मैंने गलती की, अब मुझे अपनी सजा मिलनी ही थी। मैं सोच ही रहा था कि तभी उसने अपने लंबे नुकीले नाखून मेरे सीने के बीचों बीच गड़ा दिए। मैंने एक झटका महसूस किया, सिर्फ दर्द नहीं, जैसे मेरी आत्मा को छील दिया गया हो। उसके नाखून मेरी त्वचा को चीरते हुए भीतर तक घुस गए। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। हवा में वही सड़ी हुई गंध थी और मैं उसके नीचे दबा था, उस चुड़ैल के नीचे जो कभी सुगंधा थी। मैंने डायरी बंद कर दी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। मेरे कानों में जैसे वही भारी गूंजती आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। मामा जी के शब्द अब एक चेतावनी जैसे लग रहे थे। उनके सीने को छील देने वाली वो रात वही उनकी आखिरी रात रही होगी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ मेरी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। मामा जी की डायरी का यह हिस्सा पढ़ते पढ़ते मेरी सांसें भारी हो चुकी थीं। हर पंक्ति खून, प्यास और डर से टपक रही थी। मनोज की डायरी, वह हिस्सा जैसा मैंने पढ़ा, उसने मेरे सीने को नाखून से चीर दिया। दर्द इतना गहरा था कि मेरी आंखें उलटने लगी। खून फूट पड़ा, लेकिन वह खून देखकर पागल हो उठी। अपने लंबे नुकीले दांतों से, सड़े हुए काले होंठों से उसने मेरे सीने से निकलता खून चाटना शुरू किया। उसकी जीभ मेरी त्वचा पर फिर रही थी, नुकीली, कांटों जैसी। ऐसा लगता था जैसे कोई एक साथ कई कीलें मेरे सीने में गाड़ रहा हो। वह अब संभोग की नहीं, खून की प्यासी हो चुकी थी। किताब में साफ लिखा था, अगर कर्ण पिशाचिनी के अलावा किसी और औरत के साथ संबंध बनाऊंगा तो उसी दिन से वह अपने असली रूप में आकर मुझे भोगना छोड़ देगी और मेरे खून पर टूट पड़ेगी। मैंने उस चेतावनी को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने उसे एक साधारण औरत समझ लिया था, लेकिन मैं भूल गया था वह साधारण औरत नहीं थी। वह एक तंत्र क्रिया से बुलाई गई कर्ण पिशाचिनी थी और अब मैं उसकी सजा भुगत रहा था। मेरा खून पीते पीते उसने सिर उठाया। उसके होंठों पर मेरे खून की लाली थी। आंखों में गहरी जलती हुई काली आग थी। वह गर्जी, अगर फिर से किसी और औरत की तरफ देखा तो तेरा हाल भी वही होगा जो मैंने तेरी दोस्त पूजा का किया है। मेरी रूह कांप गई। पूजा, उसने पूजा के साथ क्या किया? मेरे होंठ हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। हवा में अब इतनी गंदी
सड़ी गली बदबू भर गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं वहीं बिस्तर पर दबा पड़ा था। उसके पंजों के नीचे उसके शरीर से काला खून टपक रहा था और मेरे सीने का दर्द मेरी जान खींच रहा था। इतना पढ़ते ही मैंने घबराकर डायरी बंद कर दी और तभी ठक ठक मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। मैंने मोबाइल उठाकर देखा। शाम के ठीक 5 बज चुके थे। मैं दोपहर से ही इस डायरी को पढ़ रहा था। हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो सामने मेरी नानी खड़ी थी। हाथ में चाय का कप लिए बोली, बेटा आज तो बहुत लंबी नींद ले रहे हो। मैंने बहाना किया, हाँ नानी, रात को नींद नहीं आई थी, थक गया था इसलिए सो गया। मैंने उन्हें डायरी की एक भी बात नहीं बताई, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ चुका था। मामी कोई साधारण औरत नहीं थी, वह कर्ण पिशाचिनी थी और यही वजह थी कि वह हमें अब कहीं दिखाई नहीं देती। शायद यह हमारे लिए ही अच्छा था, लेकिन सवाल अभी बाकी था। मामा जी ने सच में खुद को फांसी लगाई थी या किसी और ने उन्हें उस खतरनाक रास्ते पर धकेला? डायरी यहीं खत्म नहीं होती। आगे इसमें वह सब लिखा है जिसने न सिर्फ मामा जी की बल्कि मेरी भी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। शाम का अंधेरा कमरे में उतर रहा था। मैंने चाय का कप लिया, लेकिन निगलते वक्त ऐसा लगा जैसे उसमें भी खून घुला हो। मामा जी की डायरी की आखिरी पंक्तियां अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। आगे जो होगा वह खून, प्यास और मौत का खेल होगा। मैंने सांस रोकी और तय किया, कल इस डायरी का अगला हिस्सा पढ़ूंगा। लेकिन कहीं भीतर से एक आवाज आई, शायद मुझे यह डायरी कभी खोलनी ही नहीं चाहिए थी।